जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th केमिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जी हाँ साथियों, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो शायद अभी तक आप लोगों ने इनको ना देखा हो। जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आज जरूर देखने चाहिए उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है गॉसियस पर्पिल क्या है, आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको पहली बार सुन रहे होंगे कि क्या है गॉसियस पर्पिल, बट आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने शायद अनसॉल्व देखी होगी तो उसमें 2024 में ये आया हुआ है। तो ये होता क्या है गॉसियस पर्पिल और इसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि लेबोरेटरी मेथड। तो देखो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है कि ऑरिक क्लोराइड विलयन का स्टेनस क्लोराइड विलयन द्वारा अपचयन कराने पर, किसका, ऑरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड के साथ अपचयन करवाएंगे तो बैंगनी रंग का एक गोल्ड सॉल्व बनेगा जिसे हम लोग बोलते हैं गॉसियस पर्पिल। ठीक, किस कलर का सॉल्व बनेगा, बैंगनी रंग का गोल्ड सॉल्व बनता है। ठीक है, इसी बैंगनी रंग के कारण इसको हम लोग गॉसियस पर्पिल बोलते हैं। क्लियर हो गया। इसकी रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन क्योंकि एग्जाम में आपको लिखनी पड़ेगी तभी आपको एग्जाम में नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि बोला है ना आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेरा ऑरिक क्लोराइड और ये है हमारा स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, AuCl3 ऑरिक क्लोराइड और ये हो जाएगा स्टेनस क्लोराइड। इसका हम क्या करेंगे भाई, जब इसकी रिएक्ट करवाएंगे हम तो Au स्पेशल अलग आ जाएगा मेरा और SnCl2 के साथ ये Cl मिल जाएंगे तो ये Cl4 हो जाएगा। इसको बैलेंस करा गया है। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना AuCl3, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 6 और 6 12। तो इधर भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 3 लगा के इसको बैलेंस करा गया है, 12 क्लोरीन इधर भी हो गए। Sn इधर 3 है, इधर भी Sn देख सकते हो आप लोग 3 है, Au2 क्लियर है, पूरा सब कुछ बैलेंस है। तो इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हो और या 2 या 3 में नंबर में ही मुश्किल से पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एफ केंद्र क्या होता है, यानी ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है। इसको बोलते क्या है हम लोग, इसको एक बार देख लीजिए। सिंपली 1 नंबर में आएगा, आपको ऐसी डिफिनेशन इसमें लिख देनी है, इसमें ज़्यादा समझने वाला नहीं है। वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे एफ केंद्र कहते हैं, या फिर वह एफ केंद्र कहलाता है। यानी ऋणायन रिक्तिका में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए, ये आप लोग को मिलेगा शॉर्टकी दोष में या फ्रैंकल दोष में, दोनों में ही आपको देखने को लगभग मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सभी को आता होगा, मोल अंश को उदाहरण से ही समझाइए। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए पढ़ के इसकी डिफिनेशन। मोलर प्रभाज या फिर मोल अंश दोनों का नाम सेम होता है और काम भी सेम होता है। तो ये देखिए कैसे इसको लिखेंगे, विलयन के किसी एक भाग के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को उस भाग का मोल प्रभाज कहते हैं। यानी विलयन के किसी एक भाग के मोल और उसमें उपस्थित सभी भागों के मोल के अनुपात को हम लोग बोलते हैं मोलंश या फिर मोल प्रभाज। इसको भैया रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x से। तो इसका आप लोग फॉर्मूला देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है XA = Na/Na+Nb, या फिर NB अगर ऊपर रहेगा मतलब नीचे देखो सब क्या रहेगा, बोला है ना विलयन के किसी एक भाग के। तो कोई एक भाग अगर हम Na ले रहे हैं तो उसमें उपस्थित कुल मोल, 2 ही मोल हैं Na-Nb, तो उपस्थित कुल मोलों के अनुपात के, तो जो लोगे जिसका निकालोगे उसको ऊपर, बाकी नीचे का टोटली ऐड कर दोगे तो वो नीचे। सेम ऐसे इधर करोगे, NB निकालोगे तो देखो नीचे सेम रहेगा दोनों में, ऊपर बस चेंज हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किसका मोलंश या मोल प्रभाज निकाल रहे हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, एग्जाम में मान लीजिए सपोज कर लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो आप इसमें कोटि और वेग स्थिरांक कैसे फाइंड करोगे ये आपको सोचना है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको बताएं, यहाँ की जो कोटि है वो 0 होगी और वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कोटि 0 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी यहाँ पर एलिमेंट नहीं ऐड करा गया है, कोई भी नंबर ऐड नहीं करा गया है। तो आप लोग इसको अपनी भाषा में समझ सकते हो कि कोटि इसकी 0 कैसे होगी। अब इतना हम इसमें आप लोग को ब्रीफ नहीं बता पाएंगे, तो इसमें आप लोग को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड आप लोग के पास इतना टाइम भी नहीं होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 3 क्वेश्चन हमने बताया, 4 क्वेश्चन सॉरी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए अगर आपको लेना है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि ये प्रतिलोम परासरण क्या होता है। तो आप लोग को अगर परासरण पता है तो उसका जस्ट अपोजिट होता है प्रतिलोम परासरण, आप लोग लिख सकते हो। बट जिन लोगों को परासरण भी नहीं पता है उनको हम इस वीडियो में बताएंगे, इस आपको क्वेश्चन और अच्छे से समझाएंगे ताकि आप लोग इसको कभी भूलो ना। तो भाई यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारा कोई जार रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक, बीच में यहाँ पर साथियों रखी गई है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या रखी गई है,
अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा आपका समय लगेगा 2-3 मिनट, इसको आप लोग लेकिन समझ लीजिए। अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली रखी हुई, इधर एक विलयन रखा हुआ है जिसकी सांद्रता क्या है, कम है, कम सांद्रता है, और एक इधर विलयन रखा हुआ है जिसकी सांद्रता क्या है, अधिक है। ठीक, तो इसको आप लोग देखिए, अगर आप लोग समय देके इसको समझोगे तो इस क्वेश्चन के साथ आपके 2 क्वेश्चन कवर होंगे। एक तो प्रतिलोम परासरण और दूसरा परासरण दाब क्या होता है ये भी पूछा रहेगा, तो आपको इसमें हम बताएंगे। तो देखो ऐसा प्रोसेस, देखो पहले ये समझ लो इस अर्धपारगम्य झिल्ली बीच में हमने क्यों लगाई है, इसका काम क्या है। तो ये एक बर्तन था, एक जार था, इसको हमने इस अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक तरफ हमने भर दिया कम सांद्रता वाला विलयन, एक तरफ भर दिया अधिक सांद्रता वाला विलयन। ठीक, तो इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है इसका प्रोसेस केवल इतना है, और इसको हमने बीच में इसलिए लगाया कि ये कम सांद्रता वाले विलयन को तो इधर जाने देगी, अलाउ कर देगी कि मतलब आप लोग के पास कम सांद्रता है तो आप लोग इधर जा सकते हो, बट अधिक सांद्रता वालों को ये इधर नहीं आने देती है। इतना सा काम होता है इस पर अर्धपारगम्य झिल्ली का। तो क्या लिखोगे इसकी डिफिनेशन अगर परासरण दाब आ जाए तो, कि ऐसा विलयन जिसमें कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जा सकता है, परंतु अधिक सांद्रता वाला विलयन कम सांद्रता वाले विलयन की ओर नहीं जा सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं परासरण। अब बात आती है परासरण दाब क्या होता है। तो भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो सॉरी इधर नहीं आने दे रही, तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लोग इस पन्नी पर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं कि हमको भी उधर जाने दो, और एक तरफ भाई ये लोग इधर क्रॉस कर जा रहे हैं आसानी से, है ना। तो इस पन्नी पे देखो एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, एक प्रेशर बन रहा है कि ये लोग कह रहे हैं हमें जाने दो, और ये लोग अपने आप चले जा रहे हैं बिना पूछे। ठीक, तो इस पन्नी पर जो दाब पड़ रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं परासरण दाब, उसी दाब को बोलेंगे परासरण दाब। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वही हो जाएगा प्रतिलोम परासरण। अब इसका अपोजिट कैसे करेंगे, इसमें कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता की ओर जा सकते हैं और अधिक सांद्रता वाले इधर नहीं जा सकते, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, अधिक सांद्रता वालों को इधर भेज दो और इनको इधर ना भेजो, बस डिफिनेशन पढ़ो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाए तो, यानी जो परासरण दाब जो इस पन्नी पे क्रिएट हो रहा है इससे ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा लिमिट अगर क्रॉस हो जाए तो क्या होगा कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु यानी कि जो अधिक सांद्रता वाले हैं वो कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। आप लोग ऐसे लिख सकते हो, यानी अधिक सांद्रता वाले कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत होती है, भाई विपरीत है ही, अभी हमने आपको बताया, तो क्या होगी, ये क्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक का आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके बाद, नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं क्यों। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस नदियाँ जो है समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, या फिर ऐसे पढ़ लो कि डेल्टा निर्माण की क्रिया को समझाइए। तो देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, पहले ये समझेंगे, उसके बाद इसके निर्माण की क्रिया समझेंगे। तो डेल्टा निर्माण क्या होता है, समुद्र व नदी के मिलने के स्थान पर रेत तथा मिट्टी के विशाल भंडार एकत्रित हो जाते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं। आप जैसे कि आपको पता होगा कि नदियाँ जो है अपने साथ बलुई मिट्टी लेके चलती हैं, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं, कुछ नहीं, आई थिंक सभी होती हैं, इनमें बालू होती है, नीचे मिट्टी नहीं होती। बट समुद्र में क्या होता है, मोस्टली मिट्टी मिलेगी आपको नीचे। तो वो दोनों जब एक जगह इकट्ठा होती हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह का सिंबल बनता है। जैसे मान लीजिए इधर आपका समुद्र है और ये कोई नदी आ रही है इधर से, ठीक, नदी आ रही है, तो वो यहाँ आके देखो ऐसे फैल जाएगी ना, यहाँ पर आके इस तरह से ऐसे फैल जाएगी। तो ये एक तरह से आप लोग देखो, ये शेप देखो जरा, ऐसे ये शेप कुछ इस तरह से बनना है। इसको अगर हम डॉटेड मिला दें तो ये एक डेल्टा टाइप का बनना है, ट्रायंगल शेप का, तो यही होता है डेल्टा। क्लियर है। अब ये होता क्यों है, आप लोग पढ़ लीजिए आगे इसकी क्रिया तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नदी के जल में मिट्टी तथा रेत के कोलाइडी कण होते हैं जो ऋणावेशित होते हैं, ठीक है। मिट्टी के जो तली में जो कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। समुद्र के जल में धनावेशित आयन होते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह होता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा नमक मिलता है NaCl, है ना, तो वहाँ पर मोस्टली धनावेशित आयन होते हैं समुद्र में। तो अब होगा क्या, जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो नदी के जल में उपस्थित मिट्टी तथा रेत के कण जो ऋणावेश होते हैं वो समुद्री जल के धनावेशित आयनों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, बिल्कुल मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। इस कारण इनका स्कंदन हो जाता है, मतलब एक दूसरे से ये लोग मिल जाते हैं, इसी को बोलते हैं डेल्टा, और ऐसे ही होता है डेल्टा का निर्माण। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आई थिंक मैंने यहाँ तक आपको 6 क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग को 6 के 6 क्वेश्चन पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक तथा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करो। देखो, उन्नयन मीन्स होता है उठाना किसी चीज़ को, ऊपर जाना, और अवनमन मतलब होता है नीचे गिरना। तो पहले पढ़ेंगे ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, इसकी डिफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं। किसी विलाय के 1000 ग्राम में किसी आवासफशील विलेय या वैद्युत अनवघट्ट के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसको विलाय का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं के या के बी से। सेम इसी तरह से अवनमन स्थिरांक हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी आवासफशील वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम अणु यानी मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है उसको विलायक का ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, आपने यहाँ तक वीडियो कंटिन्यू देखा है, तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी तैयारी थोड़ी सी भी कमज़ोर है या बिल्कुल नहीं हुई है, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जहाँ पर आप लोग जाके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत कर सकते हो। तो सारी प्लेलिस्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सबका लिंक आपको अगर आप लोग बोलोगे तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वरना आप लोग खुद से रह के प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्साइड अम्लों के नाम लिखो। यानी सल्फर के कोई 4 ऑक्साइड अम्लों के नाम। तो पहला तो भाई बहुत फेमस है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सेम इसी तरह से सेकंड आपका हो जाएगा H2H2O7 यानी डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। थर्ड हो जाएगा H2H2O3 यानी थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। एंड फोर्थ लास्ट आपका हो जाएगा H2H2O6 यानी डाइथायोनिक अम्ल। क्लियर है? तो इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पिछले साल के, जो मेरे को लगे आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको कवर करा दिए। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।